हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा 247। इस क्लास में हम लोग जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1773 से लेके 1853 के बीच में जो भी एक्ट्स पास किए गए थे उन सारे एक्ट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द प्रोविजन वाज मेड फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता। ठीक है, तो जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश की गई थी वो किस एक्ट के थ्रू एस्टेब्लिश की गई थी? 1773, 1784, 1813 या फिर 1833? तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। इसके साथ ही हम इस क्वेश्चन में और भी एडिशन करेंगे कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था इसके तहत और क्या चेंजेस हुए थे। तो जो सबसे बड़ा एक मेजर चेंज हुआ था आपका गवर्नर ऑफ बंगाल, एक सेकेंड, गवर्नर ऑफ बंगाल जो था, अब इसका डेजिग्नेशन जो है वो चेंज करके कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल अब हो जाएगा आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक, और ये पहला ऐसा कौन सा गवर्नर था जो गवर्नर जनरल बना था? तो वो थे आपके वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो सीधे सीधे ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि फर्स्ट टाइम जो गवर्नर से गवर्नर जनरल बना था उसका नाम क्या था? तो आपको ये नाम याद रखना है। वॉरेन हेस्टिंग जो थे उनको गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। ठीक है, दूसरी एक जो इसमें चेंजमेंट हुआ था वो ये है कि जो बाकी की दो जो प्रेसिडेंसीज थी, कौन कौन सी? बॉम्बे और मद्रास। ठीक है, इन दोनों प्रेसिडेंसीज को एक हिसाब से सबऑर्डिनेट कर दिया गया था किसके? बंगाल प्रेसिडेंसी से। ठीक, तो यहाँ पे दो चीजें हम लोगों ने देखा कि गवर्नर ऑफ बंगाल अब बन गया है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और जो हमारी दो प्रेसिडेंसीज थी बाकी की, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, इनको सबऑर्डिनेट कर दिया गया था बंगाल के। ठीक, इस चीज को अगर हम देखें तो पॉलिटी की लैंग्वेज में बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। देखिए, थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन अगर आता है नेक्स्ट टाइम कि क्या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के थ्रू सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया गया था, तो आप यहाँ पे आपको पता चलता है कि यस, 1773 का जो एक्ट था उसके थ्रू जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ठीक है, वो एक हिसाब से सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कर रहा था। ठीक, उसके बाद जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी एक इसमें चेंजमेंट हुआ था कि 1773 एक्ट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, ये कहां पे बैठेगी? कलकत्ता। इसमें टोटल एक चीफ जस्टिस होगा और 3 अदर जजेस होंगे। ठीक, तो एक तो आपको ये नंबर याद रखना है कि 3 जजेस और एक चीफ जस्टिस। ठीक है, अब एग्जाम में सीधे सीधे चीफ जस्टिस का नाम पूछ लेता है, तो चीफ जस्टिस का नाम था एलिजा एम्पे। ठीक है, तो आपको नाम ये याद रखना है। एलिजा एम्पे जो थे वो जो सुप्रीम कोर्ट बना था 1773 एक्ट के थ्रू उसके फर्स्ट चीफ जस्टिस थे। ठीक, उसके अलावा एक और एडिशन हुआ था जो आपको याद रखना है कि जो भी कंपनी के सर्वेंट्स थे, ठीक, इन लोगों को दो तीन चीजों को लिए मना किया गया था। क्या? एक तो अब ये प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ब्राइब नहीं ले सकते हैं और गिफ्ट्स नहीं ले सकते हैं। ठीक, ईटीसी आप लगा सकते हैं ऐसे, इसमें कोई भी जिसके थ्रू करप्शन होता हो। ठीक है, बेसिकली ये किया गया था जिससे जो कंपनी में करप्शन डे बाय डे बढ़ रहा था उस करप्शन को एक हिसाब से कर्ब करने के लिए। ठीक, तो 1773 एक्ट के थ्रू ये कुछ चेंजेस हुए थे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि गवर्नर
ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। ठीक है, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन होगा? वॉरेन हेस्टिंग। इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपके लास्ट गवर्नर जनरल कौन होंगे, तो वो भी वॉरेन हेस्टिंग होंगे। गवर्नर ऑफ बंगाल लास्ट कौन होगा, तो वो भी वॉरेन हेस्टिंग होंगे। ठीक है, बॉम्बे और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उसको सबऑर्डिनेट कर दिया गया था बंगाल के। ठीक, और इस चीज को हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, कि बंगाल में एक हिसाब से पावर को सेंट्रलाइज किया जा रहा है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट भी का भी इस्टेब्लिशमेंट 1773 एक्ट के थ्रू हुआ था। ठीक, इसमें 3 जजेस थे और 1 चीफ जस्टिस था। चीफ जस्टिस का जो नाम था एलिजा एम्पे था। ठीक है, इसमें और हमने लोगों ने एडिशन देखा कि जो भी कंपनी के सर्वेंट्स थे इनको अब प्राइवेट ट्रेड करना अलाउड नहीं था। ठीक, साथ साथ में ये लोग अब ब्राइब नहीं ले सकते थे, और ये लोग जो प्राइवेट लोग होते थे, ठीक है, इनको अब गिफ्ट्स लेना भी अलाउड नहीं था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With reference to establishment of Supreme Court, which of the following statements are correct? पहला है कि सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता was established by regulating act 1773। ठीक, तो ये तो हम लोगों ने अभी लास्ट क्वेश्चन में ही देखा था कि हाँ ये क्वेश्चन सही है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि लेमिस्टर वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिस कोर्ट। तो ये चीज गलत है। हम लोगों ने अभी क्या देखा कि एलिजा एम्पे जो थे, ठीक है, वो जो थे वो पहले चीफ जस्टिस थे। कौन थे? एलिजा एम्पे फर्स्ट चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के। ठीक, सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन 1773 एक्ट के थ्रू हुआ। कहां पे ये होगा? कलकत्ता में। ठीक, टोटल नंबर ऑफ जजेस 1 सीजीआई प्लस 3 अदर जजेस। चीफ जस्टिस का नाम एलिजा एम्पे। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। कभी कभी एक चीज और आपको याद रखना है कि सीधे सीधे जो पर्टिकुलर प्लेस या फिर ये कहें कि जो पर्टिकुलर बिल्डिंग थी जहां इस सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था उसका भी नाम पूछ लेता है, तो उसका नाम आप याद रख सकते हैं। उसका नाम था फोर्ट विलियम। ठीक है, तो अगर स्टेटमेंट पे आता है कि सुप्रीम कोर्ट का फॉर्मेशन वाज देयर एट फोर्ट विलियम, तो यस ये स्टेटमेंट आपका सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस में देखें तो आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन ऑफ इंडिया। ठीक, तो इसमें पहला ऑप्शन है कि चार्टर एक्ट 1813, सेकंड है कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, और थर्ड है ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिश कंट्रोवर्सी। ठीक, इसके बाद यहां से ये आपके ऑप्शंस का शुरू हो जा रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द फॉलोइंग कोड। तो इसमें आपका ऑप्शन पहला 1 and 2, 2 ओनली, 1 and 3, या फिर 1 2 3। ठीक, तो इसमें चलिए देखते हैं। पहला है कि इंग्लिश एजुकेशन के बारे में बिल्कुल जो सबसे पहले बात की गई थी वो 1813 एक्ट के थ्रू ही की गई थी। ठीक है, तो आपका ये पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। दूसरा है कि जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, हाँ ये भी 1823 में बनी थी, ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। और जो ये ओरिएंटलिस्ट की बात हो रही है, ओरिएंटलिस्ट का मतलब बेसिकली ये होता है कि इंडिया के जो भी लोकल लैंग्वेजेस हैं उसमें, या फिर एंग्लिसिस्ट में, मतलब जो एजुकेशन हो वो आपकी इंग्लिश में हो। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में हो पर्टिकुलरली, तो इन सारी चीजों के बारे में बात की गई थी। तो आपके यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हैं। ठीक, तो आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा वो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आपका सही आंसर डी होगा, 1 2 and 3। ठीक, तो एक हिसाब से इसमें और भी जो भी चीजें एडिशन हम कर सकते हैं उसको भी देख लेंगे। जो 1813 एक्ट था इसमें हम लोग एक चीज और पढ़ते हैं कि इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, ठीक है, उसका जो ट्रेड मोनोपोली था, ट्रेड मोनोपोली, ठीक है, इसको एंड कर दिया गया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली नहीं रहेगा 1813 एक्ट के थ्रू। ठीक, बट इसमें 2 एक्सेप्शन थे। पहला चाय, ठीक, ट्रेड इन टी, चाय और चाइना। ठीक, ट्रेड विद चाइना, तो 2 एक्सेप्शन है, ट्रेड विद चाइना और ट्रेड ऑफ टी। ठीक, ये 2 अभी भी इसमें जो पूरी मोनोपोली है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की है, बट इन दोनों चीजों को छोड़ के
चाय और चाइना को छोड़ के बाकी सारी चीजों में अब ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली नहीं रही है। ठीक है, उन सारी चीजों में कोई अदर कंपनीज जो बनती हैं, प्राइवेट कंपनी बनती है या फिर और कोई भी अगर ट्रेड करना चाहे तो अब वो ट्रेड करने के लिए बिल्कुल जा सकता है। ठीक, अब इसके बाद और जो 1813 है, इसके एक्ट के थ्रू हम लोग देखते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने डिसाइड किया कि 1 लाख पर ईयर, 1 लाख रुपीज पर ईयर हम खर्च करेंगे इंडियंस के एजुकेशन के लिए। ठीक है, इंडियंस को एजुकेट करने के लिए 1 लाख रुपीज पर ईयर अब ईस्ट इंडिया कंपनी खर्च करेगी। ठीक, इसमें क्या होगा कि बेसिकली इंडियंस को एक हिसाब से इंग्लिश का टेस्ट कराएंगे। ठीक है, इंग्लिश का टेस्ट कराने का मतलब ये है कि जिससे जो क्लर्किकल पोस्ट थी उन पे इंडियंस को रिक्रूट किया जा सके। ठीक, तो एक हिसाब से इसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि इंडियंस के एजुकेशन पे बहुत ज्यादा ये लोग ध्यान दे रहे हैं, नहीं। एक हिसाब से वो अपने सपोर्ट के लिए, अपनी जो उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके एक्सपेंशन में ये लोग हेल्प करें, इस वजह से ये लोग इंडियंस के एजुकेशन पे 1 लाख रुपीज पर ईयर खर्च करेंगे। ठीक, अच्छा, 1813 में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको और याद रखनी है कि मिशनरी एक्टिविटीज थी। ठीक, जो भी मिशनरी एक्टिविटीज थी उनको अलाउ किया गया था इसी एक्ट के थ्रू कि अब क्रिश्चियनिटी के लिए जो भी प्रोपोगेट करने के लिए आना चाहते हैं इंडिया यूरोप से, वो इस एक्ट के थ्रू उनको अलाउ कर दिया गया था कि आप आ सकते हैं इंडिया में। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट थिंग जो है कि जो भी ब्रिटिश की टेरिटरीज थी, ठीक है, उनको इस एक्ट के थ्रू डिफाइन कर दिया गया था। डिफाइन करने का मतलब क्या है कि क्या प्रिंसली स्टेट है, ठीक है, और कौन सी ईस्ट इंडिया कंपनी की टेरिटरी है, इन सारी चीजों को डिसाइड कर दिया गया था, एक हिसाब से डिफाइन कर दिया गया था। ठीक, तो एक बार हम फिर से समराइज करेंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा पहली चीज कि 1813 का जो एक्ट था उससे ट्रेड मोनोपोली को एंड कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, एक्सेप्ट ट्रेड इन टी और ट्रेड विथ चाइना। दो चीजों को छोड़ के बाकी सारी चीजों में ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली जो है उसको एंड कर दिया गया था। 1 लाख रुपीज पर ईयर एजुकेशन पे, इंडियन एजुकेशन पे खर्च किए जाएंगे। मिशनरी एक्टिविटीज को अलाउ कर दिया गया था और ब्रिटिश की जो भी टेरिटरीज थी इंडिया में उनको प्रॉपर डिफाइन कर दिया गया था। ठीक है, उसके अलावा ये बाकी के दो स्टेटमेंट सही थे कि जनरल कमेटी जो थी उसके इंस्ट्रक्शंस पे ये सब हुआ था, 1823 में बनी थी। बाकी ये जो एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी थी, ओरिएंटलिस्ट, ये भी हुई थी कि जो इंडियंस हैं उनको लोकल लैंग्वेज में एजुकेट किया जाए या फिर उनका जो मीडियम ऑफ एजुकेशन है उसको इंग्लिश रखा जाए, तो ये भी कंट्रोवर्सी हुई थी। बट एट द एंड वही था कि मीडियम ऑफ एजुकेशन था जो वो लोगों ने इंग्लिश चूज किया था, ऑब्वियसली क्योंकि उनको खुद के लिए सपोर्ट के लिए चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बाय which act British Parliament had abolished the monopoly of East India Company's trade in India except tea और चाइना ट्रेड। तो अभी ये हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में बहुत डिटेल में देखा कि जो 1813 का एक्ट था, 1813, इस एक्ट के थ्रू जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका ट्रेड मोनोपोली को एंड कर दिया गया था। ठीक है, बस इसमें दो एक्सेप्शन थे, पहला चाय, दूसरा चाइना। आप ऐसे इजीली याद रख सकते हैं, मतलब ट्रेड विद टी या फिर ट्रेड विद चाइना, ऐसे बोलने में थोड़ा सा मतलब उतना इजी नहीं पड़ता है। इस चीज को जैसे मैंने याद किया है कि चाय और चाइना, ठीक है, कि इन दो चीजों में एक्सेप्शन था कि इन दोनों चीजों में अभी भी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करी। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। बाकी का प्रोविजन एक बार आप रिमाइंड करिए कि 1 लाख रुपीज का प्रोविजन था कि एजुकेशन पे खर्च करेंगे। उसके अलावा मिशनरी एक्टिविटीज थी उनको अलाउ कर दिया गया था। ठीक है, ब्रिटिश की टेरिटरीज थी उनको डिफाइन कर दिया गया था। ठीक है, इंडिया में कि कौन कौन सी ब्रिटिश की टेरिटरी है, तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 1813 वाला एक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय विच एक्ट द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड abolished the monopoly of East India Company trade in India except tea and trade with China। ठीक, तो सेम चीज है, वही क्वेश्चन है, दूसरी बस लैंग्वेज में रिपीट हुआ है। इसका भी जो आपका आंसर होगा
वो करेक्ट आंसर। आई गेस ये उसी का एक्सप्लेनेशन का कॉपी हो गया। ओके ओके ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट एबॉलिश्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ओवर ट्रेड इन इंडिया। सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज डिफरेंट है, बस इतना है कि जो हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन में देखे कि 1813 का जो एक्ट था, उस एक्ट के थ्रू क्या हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका ट्रेड मोनोपोली को एंड कर दिया गया था। दो एक्सेप्शन थे, टी और चाइना। इन दोनों को छोड़ के अब बाकी कंपनीज भी अलाउड थी ट्रेड करने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन है सॉरी, कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर एक्ट 1813। 1813 पे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड विद टी और विद चाइना। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे कि इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। ठीक, तो हम लोगों ने अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि ब्रिटिशर्स जो थे, इन्होंने इंडिया में जो उनकी टेरिटरीज थी उनको डिफाइन कर दिया कि कौन कौन सी हमारी टेरिटरीज हैं। ठीक है, तो इसी को असर्शन बोलते हैं। ठीक, तो ये ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा। उसके बाद फिर है कि रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक, तो ये चीज यहाँ पे गलत हो जाएगी, क्योंकि ये चीज हम आगे वाले जब एक्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो 1858 वाला एक्ट होगा, 1857 की जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद का जो एक्ट आएगा, ठीक है, उस एक्ट के थ्रू होगा कि जो रेवेन्यू होगा उसको ब्रिटिश की पार्लियामेंट कंट्रोल करेगी, ना कि ये 1813 वाला एक्ट। ठीक, तो यहां से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर होगा वो 1 और 2 होगा। सही आंसर आपका 1 और 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which act for the first time made it possible for Indians to take some share in administration of the country। ठीक, तो इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि इंडियंस को किस एक्ट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन करने में शेयर मिला था, एक हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन करने में उनको पावर मिली थी या फिर उनको इंक्लूड किया गया था। ठीक, 1833 एक्ट के थ्रू, 1853 एक्ट के थ्रू, 1858 या फिर 1861। ठीक, तो इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो चार्टर एक्ट 1833, 1833 का जो एक्ट था उसके थ्रू इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में एक हिसाब से इंक्लूड करना शुरू कर दिया गया था। ठीक, तो इसके और जो भी फीचर्स हैं एक हिसाब से डिस्कस कर लेंगे जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला है कि 1833 का जो एक्ट था उसके थ्रू हम लोगों ने जो डिस्कस किया था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था, ठीक, उसको न्यू डेजिग्नेशन दे दिया गया है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पहले वो क्या था, गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल पहला कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। वॉरेन हेस्टिंग ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना। ठीक, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और विलियम बेंटिक, ठीक है, ये ऐसे पर्सन बनते हैं जिनको फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। यहां पे अगर इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है तो आपको याद रखना है कि जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होंगे वो भी विलियम बेंटिक ही होंगे, क्योंकि वो जब ऑफिस में थे तभी इस पोस्ट को चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया था। तो लास्ट भी ये होंगे और फर्स्ट भी ये होंगे। ठीक, तो इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट ये चीज आपको याद रखना है कि जो 1833 का एक्ट था, इस एक्ट के थ्रू ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी या फिर जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी उसने ये बोला कि हम किसी भी पर्सन को ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब देने में या फिर वर्क देने में हम किसी भी ग्राउंड पे एक हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, ना ही रिलीजन के ग्राउंड पे, ना ही प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पे, ना ही डिसेंट के ग्राउंड पे, ठीक है, ना ही कलर के ग्राउंड पे। ठीक, तो रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, डिसेंट, कलर। ठीक है, रिलीजन आपको समझ में आ रहा होगा, प्लेस ऑफ बर्थ मतलब कहाँ पे जन्म हुआ है आपका वो भी समझ में आ रहा होगा। डिसेंट जो होता है इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। डिसेंट होता है मतलब आपके एंसेस्टर्स कौन है। ठीक है, ये एंसेस्टर्स से रिलेटेड होता है कि आप किस लीनियज से बिलोंग करते हैं, तो एक हिसाब से उस चीज पे भी ये लोग अब डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। ये खैर मतलब कहने की चीजें थी, फिर भी वो लोग
इतना पार्शियलिटी करते थे एक हिसाब से कि जो लोग लॉयल हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ या फिर ब्रिटिशर्स की तरफ, केवल उन्हीं को ये लोग जॉब पे रखते थे। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और याद रखना है, जो 1833 का एक्ट था, ठीक है, इसी एक्ट के थ्रू फर्स्ट टाइम ये चीज कहा गया था कि जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता था उसमें ओपन कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो यहां से आपको यही चीज याद रखना है कि 1833 के एक्ट के थ्रू ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया गया था सिविल सर्विसेज में। ठीक, 1833 में ये जो होगा इसको लंदन में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद फिर आने वाले ईयर्स में ये इंडिया में या फिर इंडिया के अदर सिटीज में कंडक्ट होगा। सबसे पहले ये इलाहाबाद में होता है, इलाहाबाद के बाद में ये फिर दिल्ली वगैरह में भी कंडक्ट कराया जाता है। ठीक, एक चीज और याद रखना, जो 1833 का एक्ट है ये क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इसको किस और नाम से जानते हैं, तो इसको सेंट हेलेना के एक्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सेंट हेलेना एक्ट के नाम से। ठीक, ये नाम भी आपको याद रखना है कि जो 1833 का एक्ट था उसको सेंट हेलेना एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक, चलिए अभी वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। आपका जो भी स्कोर बन रहा है, जो भी 7 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ठीक है, आप उस स्कोर को कमेंट में करिए, खुद को इवेलुएट भी करिए कि आप कितना सही कर रहे हैं। प्लस वैल्यू एडिशन, कुछ भी ऐसा आपको लगता है कि जो आपको नहीं आता है या फिर आपको याद रखना चाहिए, उन सारी चीजों को आप एक सेपरेटली एक किसी पेज पे या फिर किसी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, चलिए दूसरी वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।